ओके जी। द रिकॉर्डिंग इज इन प्रोग्रेस। मैंने कुछ लोगों का नाम लिया था जो मेरे साथ एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट हैव वी डन सो फार। जी, इसमें कोई बैठा हुआ उन लोगों में से जिनको मैंने कहा था? जी सर। जी, दिस इज सोबिया। जी सोबिया, थोड़ा सा ऊंचा बोलना है आपने, ठीक है? सो व्हाट डू यू थिंक, जी हमने सर। अभी तक क्या क्या चीजें डिस्कस की हैं? माइक के करीब हो जाओ, सो दैट वी कैन जी अंडरस्टैंड यू वेल और हमारी कम्युनिकेशन अच्छी हो सके। जी सोबिया। जी सर। सर हमने अभी तक कम्युनिकेशन देखा कि कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है। उसके बाद हमने देखा है कि सेंडर और रिसीवर का क्या मतलब मैसेज सेंड करना और मैसेज को रिसीव करना कैसे। और फिर उसके बाद कम्युनिकेशन बैरियर्स को देखा है कि किस तरह जो स्पीच है वो क्लियरली नहीं, मतलब जो आपका मैसेज है वो क्लियरली अगर नहीं कोड किया जाता और डिकोड किया जाता तो फिर उसमें क्या बैरियर्स आते हैं। उसके बाद सर हमने देखा है कि डिफरेंशिएट किया हियरिंग में और लिसनिंग में। सर इनको थोड़ा सा और मजीद करो। तो आपके ख्याल में कौन कौन सी चीजें थी जो कि कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकती हैं या कम्युनिकेशन को लेस इफेक्टिव बना सकती हैं? वो क्या क्या फैक्टर्स हैं? सर जो कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए जो है रिसीवर सेंडर जो है वो क्लियर मैसेज दे। तो उसकी कम्युनिकेशन का उसका जो मैसेज है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मैं और जो रिसीवर है वो क्लियरली अगर उसको रिसीव करेगा, सुनेगा, अंडरस्टैंड करेगा उसके आइडिया को, उसके मैसेज को, तो इस तरह कम्युनिकेशन इफेक्टिव बन जाती है। यस सोबिया, शाबाश, गुड जॉब। जी सोबिया के अलावा कोई और मैंने नाम लिया था, वो बात करे जी। सोबिया के अलावा जिन लोगों का नाम था बेटे। सर यही था इसमें इनकोडिंग। सो इनकोडिंग क्या होती है बेटे, बताओ जरा। तुम नहीं बोली हो तो इनकोडिंग क्या होती है? तो जैसे कि सबसे पहले हमारे माइंड में कोई आइडिया आता है, ठीक है, हम्म। हम आइडिया अपने माइंड में रखते हैं, उसके बाद हम्म। जब उसको इम्प्लीमेंट करते हैं ना अपने वर्ड्स में, तो उसको बोलते हैं इनकोडिंग, कि मैंने वो अपना आइडिया किस तरह से एक्सप्रेस करना है। अच्छा, इनकोड करने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं? एक तो हो गया वर्ड्स। हाँ। साइंस हो गए, जेस्चर्स हो गए। जैसे हो गए। यस, जेस्चर्स हो गए, साइंस हो गए, वॉल्यूम हो गया, रिदम हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारे के सारे इनकोड करने के तरीके हैं, ठीक है? अच्छा, वर्बल इनकोडिंग। नॉन वर्बल। ठीक हाँ, है। इनकोडिंग करते वक्त क्या सोचना है आपने? इनकोडिंग करते वक्त आपको किन चीजों में महारत होनी चाहिए? अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में, कि हमने जो सोचा है वो हम किस तरह मैसेज दूसरे तक पहुंचा सकते हैं इन अ वेरी बेटर वे। मोस्ट इफेक्टिव है, ठीक है। और ये दूसरे का नहीं सोचना। यस सर। आप रिसीवर को भी देखोगे कि उसको कौन सी टाइप समझ में आ रही है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर वो ब्लाइंड है तो आपने उसे किस तरह से बताना है, और अगर वो डेफ है तब आपने अपनी बात किस तरह से कम्युनिकेट करनी है। तो हम रिसीवर को भी देखेंगे कि वो किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है ना। वेरी गुड, वेरी गुड, दैट्स नाइस। सो आप उसको भी देखेंगे। आप अपनी एबिलिटीज तो हैं आपके सामने, आपको पता है आपकी एबिलिटीज क्या है, लेकिन आपने बेसिकली अपनी ऑडियंस को देखना है। ये रिसीवर जो है हम्म। ना बेटे, इसको हम आम जुबान में कहते हैं ऑडियंस। तो ऑडियंस के मुताबिक आपने अपनी बातों को तरतीब देना होता है। वेरी गुड, शाबाश। और हमारा रिसीवर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकती हैं वैसे? रिसीवर में क्या क्या चीजें कम हो सकती हैं, ज्यादा हो सकती हैं, वगैरह वगैरह? जी बेटे। सर उसमें उसकी तो होती है, जी। कोग्निटिव एबिलिटीज जो हैं आवाज वो नहीं आ रही बेटा तुम लोगों की ना, मैं जरा पंखा सर बंद सर वो उसे गुड लिसनिंग स्किल्स होनी चाहिए उसके पास मतलब अंडरस्टैंडिंग की एबिलिटी होनी चाहिए रिसीवर के पास। और चीजों पे फोकस करे, अटेंशन होनी चाहिए उसकी अच्छी। उसके सर आवाज आ रही है? जी जी, जो भी आप कैरी ऑन।
जी जी सर, उसके पास जो बात हो रही है उसके मतलब उसके पास कोई नॉलेज होना चाहिए। यस। और ताकि वो आगे से उसके साथ बेहतर मतलब वो जो मैसेज आ रहा है उस पर वो कम्युनिकेट कर सके, फीडबैक दे सके अपना। शाबाश, ये वर्ड आपने बहुत अच्छा यूज़ किया, फीडबैक। वेरी गुड सोबिया। तो बात ये है कि आपने रिसीवर के एंड पे भी सोचना है उसकी स्किल्स क्या हैं, उसकी इंटेलिजेंस कैसी है, उसकी हेयरिंग कैसी है, उसकी अटेंशन कैसा है, उसकी लैंग्वेज कैसी है। इन सारी चीज़ों को छोटे बच्चों के साथ किसी और तरीके से बात करते हैं, बड़ों के साथ सिर्फ इसलिए कि आप वो रिसीवर्स हैं आपके, ठीक है। तो आपके कम्युनिकेशन स्टाइल्स बदल जाते हैं, आपकी वोकेबलरी बदल जाती है, आपके सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदल जाता है, चॉइस ऑफ वर्ड्स बदल जाती हैं। कितना फ़र्क पड़ता है। चलो वेरी गुड, शाबाश। अब मुझे कोई ज़रा हेयरिंग और लिसनिंग में फ़र्क बता दे। सर जो हेयरिंग होती है वो फिजिकल होती है कि सिर्फ इसमें सुनना होता है, जस्ट लाइक कि हमारी जो सराउंडिंग की आवाज़ें हैं, ट्रैफिक हो गया या बर्ड्स के जो हैं वॉइसेस, ये होती हैं। हम्म। और इसमें अटेंशन नहीं चाहिए होती है। ये हम्म। ऑटोमेटिक प्रोसेस है कि वो आती हैं, लेकिन लिसनिंग में हम इसे केयरफुली सुनते हैं। जैसे कि हम आपका लेक्चर इस टाइम अटेंटिवली सुन रहे हैं, ये आ जाता है लिसनिंग में। राइट। सो डू यू थिंक अटेंटिव लिसनिंग से फ़र्क पड़ता? बहुत पड़ता है सर। Right. So if you want to take away message, तो you have to be active listener. Active listener या का मतलब है you are listening. वो सुना हुआ है ना, I need a listening shoulder. यस मैं सही है ऐसे सर। ऐसा कान तलाश कर रहा हूँ जो सुनता हो। इससे हरगिज ये मुराद नहीं है कि वह हेयर करता हूँ। सुनता हो, सुनने से मुराद समझता हो, समझने से हम्म। मुराद मेरी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करता हो, मेरी कही हुई बात को समझ सकता हो। लिसनिंग ईयर, ठीक है। एवरीबॉडी नीड्स ए लिसनिंग ईयर। तो लिसनिंग ईयर, हेयरिंग, सारे ईयर्स जो है हेयरिंग कर रहे हैं, लेकिन लिसनिंग कोई कोई करता है। अब इसमें आपकी इमोशंस सर हैं, आपकी फीलिंग्स हैं, आपका इंटरेस्ट है, आपकी मोटिवेशन है, वगैरह वगैरह, आपकी प्रीवियस लर्निंग है, आपकी वोकेबलरी है प्रीवियस। तो उससे आपका काम जो है ना वो आसान हो जाता है, आपके लिए लिसनिंग आसान हो जाती है, आपके लिए वही सब्जेक्ट आसान होना शुरू हो जाता है। और अगर उसमें वोकेबलरी इतनी मोटी मोटी इस्तेमाल कर दी जाए, मोटे मोटे अल्फाज शुरू कर दिए जाएं, तो आपकी लिसनिंग मुतासिर होना शुरू हो जाती है। यही वजह है ना बेटे हम्म। कि आपकी क्लास की एक ड्यूरेशन होती है। हम ये अज्यूम करते हैं कि अब आप जिस लेवल के स्टूडेंट हैं, आपके अंदर लिसनिंग एबिलिटीज हैं, आप घंटा डेढ़ जो है वो लिसन कर सकते हैं, लेकिन घंटे डेढ़ के बाद आप ठुस हो जाते हैं। दिस इज नॉट पॉसिबल कि आप इससे ज्यादा भी लिसन कर सकें। उसकी वजह यह है कि आपका ब्रेन जो है वो उसको रिसीव कर करके उसमें सैचुरेशन आ जाती है। फिर हम नेक्स्ट पीरियड ले लेते हैं, अगली क्लास आ जाती है, अगली क्लास में डिफरेंट वोकेबलरी होती है, डिफरेंट पर्सन होता है, डिफरेंट मोटिवेशन होते हैं। आपका नया पीरियड में आपकी नई लिसनिंग जो है वो आपकी डेवलप होना शुरू हो जाती है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोसेस। तो आपने ये जहन में रखना है कि जब बच्चों के साथ हम इवन करते हैं, ऑडिटरी ट्रेनिंग करते हैं, स्पीच थेरेपी करते हैं, वगैरह वगैरह, यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। अगर आपने उसको लिसनिंग ना करवाई तो नतीजा क्या निकलेगा? आप बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे। तुम में से स्पीच थेरेपिस्ट कितने लोग हैं? है ना दो चार? यस सर। अब देखो माहीन, बात ऐसी है ना बेटे, हम लोग स्पीच थेरेपी करते हैं ना, तो स्पीच थेरेपी में हम लोग खुद ही बोलते रहते हैं बोलते रहते हैं। स्पीच थेरेपी इसको थोड़ी कहते हैं। स्पीच थेरेपी कहते हैं कि अगले बंदे के अंदर मोटिवेशन पैदा करना, पार्टिसिपेट कराना, लिसन करवाना। अब उसके लिए बहुत ज़रूरी है आप उसका इंटरेस्ट देखें, आप उसकी मोटिवेशन देखें, आप उसके लिए कोई रिवॉर्ड्स रखें, आप उसको एक्टिविटीज़ ऐसी कराएं कि जिसमें वो पार्टिसिपेट कर सकता हो, बजाय ये कि आप उसको खाली अल्फाज ही बोलते रहे। दिस इज़ नॉट स्पीच थेरेपी। ये बड़ी खूबसूरत एक डायनामिक्स है जिसको अगर आप समझ गए तो आप अच्छे स्पीच थेरेपिस्ट बन जाएंगे, आपके पेशेंट्स में रिजल्ट्स आएंगे। अदरवाइज आपकी कम्युनिकेशन तोता तो बन जाएगा वो, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं। तो अफेक्टिव कम्युनिकेशन, आगे चलते हैं। आपको ये अब आइंदा के लिए समझ आ जानी चाहिए। आई वांट यू टू लिसन टू योर टीचर्स। तो अगली जो चीज़ है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, यही होता है बेटे, हैजर्ड्स, बैरियर्स कम से कम हो, इनकोडर जो है या सेंडर जो है वो स्किलफुल हो, लिसनर जो है वो लिसनिंग स्किल्स उसके अंदर डेवलप की जाएं, वगैरह वगैरह। इससे कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो जाएगी, क्योंकि हमने ये पढ़ा है
हमारे कोर्स का नाम है कम्युनिकेशन एंड बिहेवियर डिसऑर्डर्स। तो हम अल्टीमेटली ये कहना चाहते हैं कि जहाँ पर कम्युनिकेशन में फ़र्क आएगा वहाँ पर बिहेवियर डिसऑर्डर्स शुरू हो जाएंगे, एंड वाइस वर्सा। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा जो है वो हाइपर एक्टिव है, एक बच्चा जो है ऑटिज्म का शिकार है, एक बच्चा जो है उसके अंदर इंटेलेक्चुअल डिफरेंसेस हैं। अब ये सारी की सारी चीज़ें क्या करेंगी, उसको लिसन नहीं करने देंगी। जब लिसन नहीं करने देंगी तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगी तो बिहेवियर प्रॉब्लम्स बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो अब आपने ये बात समझ जानी है कि हम कम्युनिकेशन और बिहेवियर डिसऑर्डर्स क्यों पढ़ रहे हैं। हमारा ये बिलीफ है, हमारा ये मानना है कि अच्छी कम्युनिकेशन से आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और अगर कोई रिसीवर के एंड पे प्रॉब्लम है, जैसे कि अब आगे हम इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे अबाउट ऑटिज्म, पढ़ेंगे इंटेलेक्चुअल डिफरेंसेस, पढ़ेंगे इमोशनल डिफरेंसेस, पढ़ेंगे या को और चीज़ें पढ़ेंगे जिसके अंदर हम ये सब लिसनर के एंड पे जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, ताकि वो अच्छे लिसनर बने। अच्छे लिसनर बनेंगे तब वो आपकी थेरेपी से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। सो एनीवेज, अब हम आगे चलते हैं बेटे थोड़ा सा, ताकि मेरे बच्चों को ज़्यादा इंटरेस्ट भी हो। और आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एंड यू आर एंजॉइंग। आर यू? यस सर। यस यस सर, सर। ऐसे ही है। ओके, वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हमारा एक टॉपिक जो है वो, नहीं ये नहीं हमारा जो एक टॉपिक था ना वो बेटे वो ये था, ये वाला, साइकोथेरेपी वर्सेस काउंसलिंग। साइकोथेरेपी क्या चीज़ है और काउंसलिंग क्या चीज़ है, ये अब आपने जहन में इसको बड़ी अच्छी तरह समझ लेना है। और आई वांट के इसको मैं बड़ा, क्या नज़र आ रहा है आप लोगों को, इसको मैं बड़ा कैसे कर सकता हूँ, बड़ा कैसे होगा, ऐसे होगा, हाँ ठीक है। जी सर, अब ठीक है। अब ठीक है, अच्छा जी। काउंसलिंग और साइकोथेरेपी में फ़र्क, मैं जल्दी से इसको पढ़ता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये दो अलहदा प्रोसेस हैं बेटा। काउंसलिंग अलहदा प्रोसेस होता है, थेरेपी अलहदा प्रोसेस होता है। थेरेपी का जो मेन फोकस होता है वो होता है प्रेजेंट इश्यूज, गाइडेंस एंड सपोर्ट फॉर डेली लाइफ चैलेंज। काउंसलिंग से मुराद क्या है कि रोजमर्रा जिंदगी के अंदर आने वाले प्रॉब्लम्स के लिए आप गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, आप उसको गाइड करते हैं। अब गाइड करने के लिए क्या जरिए जरूरी चीज थी कि आप एज ए सेंडर बहुत अच्छे बोलने वाले हों और रिसीवर बहुत अच्छा लिसनर हो, तब तो उसकी काउंसलिंग या गाइडेंस की जा सकती है। सुनने के लिए अगला तैयार ही नहीं है तो आप उसकी गाइडेंस या काउंसलिंग क्या करेंगे। बात समझ आ गई। लेकिन अगर एक बच्चे के प्रॉब्लम्स इतने ज़्यादा हैं, उसके बिहेवियर प्रॉब्लम्स, उसके इमोशनल प्रॉब्लम्स इतने ज़्यादा हैं कि वो नॉर्मल काउंसलिंग या गाइडेंस से फ़ायदा नहीं उठा सकता, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप उसकी साइकोथेरेपी करेंगे। साइकोथेरेपी आपको याद है, हमने कहा मेडिकेशन के साथ भी होती है, बिहेवियर ट्रेनिंग के साथ भी होती है, और काउंसलिंग के साथ भी होती है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ जानी चाहिए कि दोनों के फोकस अलहदा हैं। थेरेपी इज मच ब्रॉडर, थेरेपी बहुत डीपली प्लान्ड की जाती है। काउंसलिंग तो गाइडेंस हम करते ही रहते हैं, हम अपने क्लिनिक्स में पेरेंट्स की गाइडेंस करते हैं, फलाने की गाइडेंस करते हैं, लेकिन हर जो बच्चा है उसके लिए हम उसकी थेरेपी करते हैं। नंबर टू, नेचर देखें अगर इसकी, तो ये शॉर्ट टर्म है सोल्यूशन काउंसलिंग का, इट्स इजी, इट्स कन्वीनियंट। लेकिन साइकोथेरेपी लॉन्ग टर्म है और इंसाइट ओरिएंटेड है। आप ग्रेजुअली उसको इम्प्रूव करते चले जाते हैं, उस पर कंसिडर करते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं और उसकी डेवलपमेंट के मुताबिक उसकी हेल्प करते हैं। इसमें जो टेक्निक्स है काउंसलिंग के अंदर, ज़्यादातर टॉक थेरेपी होती है, यानी आप बात करते हैं, आप रिफ्लेक्ट करते हैं, आप उसको एक्टिव लिसनिंग। बहुत सारे प्रॉब्लम का जो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स बेटा, उनका हल ये होता है कि आप उसको सिर्फ सुनना शुरू कर दें। जब आपका दोस्त आपकी बात को सुन रहा होता है तो आप रिलैक्स फील करते हैं, रिलीव्ड हो जाते हैं। अनबाइज्ड होके वो आपकी बात सुनता है, वो आपको ताने नहीं मारता, वो आपको गलत साबित करने की कोशिश नहीं करता, वो न्यूट्रल रहता है, वो अपना मशवरा देता है। आपको बहुत मज़ा आता है काउंसलिंग में। लेकिन अगर यही प्रॉब्लम डीप रूटेड हो तो फिर आपको सीबीटी करनी पड़ेगी, बिहेवियर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी करनी पड़ेगी। आपके उसको बिहेवियर्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा। साइको डायनामिक हमने जिक्र किया था, ट्रॉमा थेरेपी, ये सारे के सारे थेरेपीज के अल्फाज हैं। काउंसलर जो है वो काउंसलिंग करता है, जबकि साइकोलॉजिस्ट जो है वो साइकोथेरेपी करता है। काउंसलिंग में स्कूल काउंसलर्स भी आ जाते हैं, करियर काउंसलर्स भी आ जाते हैं, बहुत सारी किस्म की काउंसलिंग है, मैरिटल काउंसलिंग हो जाती है। और थेरेपीज जो है ये क्लिनिकल प्रोफेशनल्स का काम है।
जो आमतौर पे इश्यूज हमें नजर आते हैं काउंसलिंग में, वो स्ट्रेस है, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, एकेडमिक कैरियर कंसर्न्स हैं। इसके लिए आपको काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। जबकि साइकोथेरेपी में डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, डिसऑर्डर है, पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, पर्सनैलिटी इश्यूज हैं, इसके लिए साइकोथेरेपी चलेगी, काउंसलिंग नहीं चलेगी। और अगर आप डेप्थ ऑफ वर्क के बारे में देखें तो सरफेस लेवल प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इमोशनल, वक्ती तौर पर किसी को इमोशनल सपोर्ट दे देना, किसी को हेल्प आउट कर देना उसके स्ट्रेस मैनेजमेंट में, उसके कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में, ये सारी की सारी चीज़ें काउंसलिंग की डेफिनेशन में आएंगी। जबकि साइकोथेरेपी के अंदर इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंसेस, याद है ना हमने कहा था साइको एनालिटिकल अप्रोच क्या थी, कि आपकी साइकी के अंदर को प्रॉब्लम है, आपके को बचपन के ऐसे वाकयात हैं जो आप लेके कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, आपके अंदर को और ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि आप कैरी फॉरवर्ड कर दें, उन थॉट पैटर्न्स को तोड़ने का नाम जो है वो साइकोथेरेपी है। गोल मकसद सपोर्ट डिसीजन मेकिंग, काउंसलिंग के अंदर आपका आप डिसीजन मेकिंग आसान कर देते हैं, इमोशनल वेलबींग आपकी बेहतर हो जाती है। लेकिन साइकोथेरेपी में जो आपके पुराने जख्म हैं आपने उनको ठीक करना है, उन बिहेवियर्स को जो परसिस्टेंटली आप यूज कर रहे हैं साइकोथेरेपी से आप इम्प्रूव करते हैं। दूसरे लफ्जों में बेटे, अब मैं अगर आपसे इसी सवाल करूं कि काउंसलिंग और साइकोथेरेपी में क्या फ़र्क है, तो आपने बड़े आराम से जो चीज़ समझनी है और बतानी है वो ये कि काउंसलिंग इज़ अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस जो कि गिवन सिचुएशन या डे टू डे मैटर्स को रिजॉल्व करने के लिए एक ऑप्शन मौजूद है। इसके अंदर हम आपके कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करते हैं, आपको करियर के बारे में काउंसल कर सकते हैं, आपके इनडिसीजन को दूर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बातें करके, वी टॉक यू आउट ऑफ इट। आपको पता है ना, बहुत सारे प्रॉब्लम सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि आपकी बात करता कोई नहीं है, आपसे बात सुनता कोई नहीं है। एज ए रिजल्ट आपके अंदर बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। अब तुम्हारे और मेरे में अगर देखा जाए ना, हम जो जो लोग हम लोग अपने जो अपने आप को सो कॉल्ड नॉर्मल कहते हैं, हमारे अंदर ज़्यादातर प्रॉब्लम जो है वो कम्युनिकेशन रिलेटेड ही हैं। हम ना बात करते हैं, हम ना बात सुनते हैं किसी की। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, कि हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम अपने आप को अकेले कुल समझते हैं और अपने डिसीजंस को इम्पोर्टेंस देते हैं, हालांकि ऐसे नहीं होता। दूसरा बंदा भी उतना एक खोपड़ा लेके बैठा हुआ है, उसको भी आपने समझना है। सो ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो कि डे टू डे अराइज होते हैं, हमें समझ नहीं आ रही हमने कौन सा कैरियर सेलेक्ट करना है, हमेशा कोई घर के अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई मैरिटल इश्यूज हैं, इसको आपने काउंसल करके इस चीज़ को एड्रेस करना है। लेकिन वो बच्चे जो कि इमोशनल बिहेवियर साइकोलॉजिकल साइको एनालिटिकल कंडीशंस के शिकार हैं, उनके लिए फिर आप काउंसलिंग नहीं करेंगे, उनकी फिर आप थेरेपी किसी और तरीके से करेंगे, उसको साइकोथेरेपी करेंगे। चाहे वो मेडिकेशन से करें, चाहे वो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग से करें, चाहे वो बिहेवियर ट्रेनिंग से करें, ये कोई और अप्रोच है, दोनों में बहुत फर्क है। सो काउंसलिंग और साइकोथेरेपी ये दो अलग चीज़ें। एक में साइकोलॉजिस्ट का रोल है काउंसलिंग के अंदर, इसमें गाइड्स होते हैं, इसमें मोटिवेटर्स होते हैं जो कि आपको काउंसल करते हैं, और दूसरी तरफ साइकोथेरेपी है। साइकोथेरेपी के अंदर प्रोफेशनल्स हैं जो कि साइकेट्रिक मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। क्या आपको ये बात समझ आ गई मेरे बच्चों? यस सर। डू वी हैव एनी क्वेश्चंस ऑन इट? सर काउंसलिंग जो होता है वो एक माइल्ड लेवल का है, जी। और जब सीवियर फॉर्म आ जाती है तो फिर वो साइकोथेरेपी हो जाता है, इन अ शॉर्ट वर्ड। यस। ठीक है। और और अच्छा, और और कोई बोले बच्चे? काउंसलिंग जो होता है वो प्रेजेंट इश्यूज पर फोकस करता है, अच्छा और चलो, जो एक क्वेश्चन का साइकोथेरेपी। जवाब दो मुझे। डू वी ऑल नीड काउंसलिंग? यस सर। जल्दी बताएं, सब कहीं ना लोग, सब लोग बताएं। कहीं बताओ। Yes, sir, to some extent we need. टू सम एक्सटेंट। सर और मतलब कुछ ऐसे मामला होते हैं कि हमें थेरेपी की जरूरत नहीं होती, हमें सिर्फ काउंसलिंग की जरूरत होती है जिससे वो चीजें ठीक हो सकती हैं। हु इज अ फ्रेंड? फ्रेंड कौन होता ए है? फ्रेंड, देन इट्स अ काउंसलर। यस, somebody you can talk to is your counselor. हम्म। आपको जरूरत है काउंसलिंग की, ऑल ऑफ यू नीड काउंसलिंग वन वे और अनदर।
If you don't have friends, you certainly need a counselor. If you got friends, if you have got bहन भाई, if you have got parents, you are counseled all the time. आपको अच्छा बुरा का बताया जाता है, आपके अपने गोल्स को अचीव करने का तरीका बताया जाता है, आपको मोटिवेट करने वाले मोटिवेटर स्पीकर्स मिल जाते हैं। ये सम हाउ आपको काउंसल करते हैं, और आप जिस स्ट्रेस या जिस प्रॉब्लम का शिकार होते हैं वक्ती तौर पर, वो चीज़ दूर हो जाती है। लेकिन अगर यही प्रॉब्लम सिग्निफिकेंट नेचर के हों, एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए हों, बचपन के कुछ कंडीशंस आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, कुछ साइकोलॉजिकल कंडीशंस हैं, जैसे पोस्ट ट्रॉमेटिक टेस्ट स्ट्रेस डिसऑर्डर है, जब ये डिसऑर्डर की फॉर्म में चला जाएगा तो आप थेरेपी होगी। याद है ना, हमने 4 Ds का जिक्र किया था, जैसे ही लव्स डिसऑर्डर आएगा तो आपको साइकोथेरेपी के लिए जाना है। ओके। इस बारे में अगर कोई क्वेश्चन मुझे करना चाहे तो प्लीज, यू आर वेलकम। नो। हाँ। पर इसमें एक चीज और जो है वो ऐड करना चाहूंगा कि जी। काउंसलिंग जो है उसमें उसका जो होता है थेरेपिस्ट का जो रोल होता है वो जस्ट गाइड करना होता है, और क्लाइंट जो है वो उस चीज को माने या ना माने, थ्रू इमोशनल, थ्रू जेन्युइननेस और थ्रू एम्पैथी, ये वो। जबकि साइकोथेरेपी में जो है वो एक क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी की तरह उसमें ये किया जाता है कि क्लाइंट को जो है वो उस स्टेज पे लाया जाता है शायद कि वो अपने मसाइल को खुद आइडेंटिफाई करके उन पे फोकस कर सके। नहीं, नहीं। पहला वाला जवाब आपका बहुत अच्छा है, जिसमें आपने एक अनकंडीशनल सपोर्ट देनी है उस बच्चे को या बड़े को। काउंसलिंग में आपने गाइड का रोल करना है, चाहे वो माने या ना माने। आपने उसको फोर्स नहीं करना, आपने सिर्फ अपना मशवरा दे देना है। आपको सिचुएशन को एक्सप्लेन कर देना है, आपने उसको मुख्तलिफ एंगल्स देने हैं सोचने के लिए। उसकी मर्जी है तो सोचे, मर्जी है तो ना सोचे। साइकोथेरेपी इससे बियॉन्ड है। अब आपने वो डिसऑर्डर की शक्ल इख्तियार कर गया, वो आम सिचुएशन में ऐसा नहीं है कि वो आपकी बात को समझ सकेगा। लिहाजा उसको समझाने के लिए यू हैव टू टेक सम पेशेंट सेंटर्ड एक्टिविटीज, जिसके ज़रिए वो उस चीज़ में से बाहर निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा जो है उसको पोस्ट ट्रोमेटिक, उसको कुत्ते ने काट लिया था, अब वो डरता है हर वक्त कुत्तों से। तो वो वैसे उसके आपके अल्फाज वो नहीं लेगा जब तक कि आप उसको कुत्ते के साथ एक्सपोजर नहीं कराएंगे, उसको कुछ ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि उसका वो पुराना फियर या एंजाइटी या जो स्ट्रेस है वो ख़त्म हो सके। लिहाजा जैसे फॉर एग्जांपल एग्जाम स्ट्रेस है, अब एग्जाम स्ट्रेस के लिए काउंसलिंग बहुत इफेक्टिव है। लेकिन अगर आपका एग्जाम स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो गया कि जो कि आपकी फंक्शनल लाइफ को मुतासर कर रहा है और आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे, माइट बी यू बी नीडिंग एंजाइटी मेडिसिन एज वेल। सो दिस इज बियॉन्ड अ सर्टेन कंडीशन। बट यस, यू हैव गॉट, आपने अच्छा जवाब दिया, आई एम हैप्पी अबाउट इट। अच्छा जी। अब इसके अंदर कुछ एथिक्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे बेटे इन्फॉर्म्ड कंसेंट, काउंसलिंग और साइकोथेरेपी। इन्फॉर्म्ड कंसेंट, अगले को बताएं भाई मैं आपकी आपको मदद चाहिए तो बताएं, हम आपकी मदद कर सकते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी, रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, इंटेग्रिटी ऑफ द प्रैक्टिशनर क्लाइंट। ये जो काउंसलिंग और थेरेपी है, इसके लिए आपके पास कुछ इंटेग्रिटी होनी चाहिए, कुछ क्या स्किल्स ऐसी होनी चाहिए जो कि वाकई यू आर ट्रेंड फॉर इट, आपके पास नॉलेज होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप एजुकेशनल काउंसलर हैं तो आपको एजुकेशन के बारे में पता होना चाहिए, आपको वे आउट्स पता होने चाहिए, तभी आप काउंसलर बन सकते हैं। एजुकेशनल काउंसलर वो होता है जिसको एजुकेशनल डोमेन्स के बारे में पता होता है, उसको पता होता है कि आपने कहाँ दाखिला लेना है, किधर अप्लाई करना है, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। इससे आप लोगों के लिए एक रास्ते का तयन कर देते हैं, और वो जो भटक रहे होते हैं और हिट एंड ट्रायल मेथड के जरिए सीख रहे होते हैं, आप उसको पहले से काउंसिल कर देते हैं कि ऐसे एप्लीकेशन लिखनी है, ऐसे ये करना है, ऐसे वो करना है। सो ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड इज के काउंसलर के पास इंटेग्रिटी होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, कॉम्पिटेंस होनी चाहिए। कॉम्पिटेंस इज योर प्रोफेशनल एबिलिटी, दैट यू आर अ कॉम्पिटेंट पर्सन। कॉम्पिटेंस मीन्स वो स्किल्स जो कि ज़रूरी हैं किसी काउंसलर के पास होने की, वो उन स्किल्स का भी हम जिक्र कर लेते हैं। रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, प्रोफेशनल बाउंड्रीज, ये बड़े मज़े की चीज़ है। मेंटेन द प्रोफेशनल बाउंड्रीज। अमूमन काउंसलिंग करने वाला जो है ना, वो उसके ऊपर जो काउंसली होता है वो काउंसलर के ऊपर डिपेंडेंट होना शुरू हो जाता है, उसको भाई बहन बना लेते हैं कि तुम मेरी बहन हो, तुम ये किया करो, तुम मेरी बहन हो, तुम मेरी खाला हो, चाची हो, मम्मी हो। यू कान डू इट, यू हैव टू बी न्यूट्रल। आपने बिल्कुल न्यूट्रल रहना है ताकि वो अपने साथ उसको अपने ऊपर डिपेंडेंट ना कर लीजिए।
बल्कि उसको बताएं कि आई एम जस्ट हेयर फॉर सम टाइम, यू हैव टू ग्रो आउट ऑफ दीज कंडीशन। अच्छा बेटे, ये हो गया इसके कुछ एसेंशियल्स। अब ज़रा ये देखें, एथिकल एथिक्स के अंदर कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। ये एथिक्स क्या चीज़ है? ऑटोनमी। ऑटोनमी मीन्स आज़ादी। आज़ादी से मुराद, लेट द पर्सन डिसाइड ऑन हिज ओन। जो वो करना चाहता है आप उसको रिस्पेक्ट करेंगे। अगली दफ़ा वो आएगा सेशन के लिए, आप उसको ये ताना नहीं मारेंगे मैंने तुम्हें क्या कहा था और तुमने क्या कर दिया। आप उसको ऑर्डर नहीं दे रहे, आप उसको सजेस्ट कर रहे हैं, उसकी मर्जी है, उसको वो जो भी कर रहा है आपने अनबायस तरीके से उसकी हेल्प करनी है। नंबर वन। नंबर टू, नॉन मेलिफिसेंस, प्रिवेंट हार्म ऑल अक्रॉस। आप उसको हार्म नहीं कर सकते, आप उसके लिए नेगेटिव नहीं सोच सकते। आप अपनी अकल इस्तेमाल करके देखो, वो एक और इंसान, एक ऑर्गेनिज्म है। अगर उसको अपनी फैमिली में प्रॉब्लम है तो वो उस फैमिली में सरवाइव कर रहा है, वो उस जगह का एक ऑर्गेनिज्म है। वो अपनी सिचुएशन को ज़्यादा बेहतर समझता है एज कम्पेयर टू यू। लिहाजा आप उसके ऊपर जो है ना वो उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अपने क्लाइंट की वेल बीइंग का ख्याल रखें, इक्वालिटी का ख्याल रखें, फेयर रहें। काउंसलर इज़ ऑलवेज फेयर। कौन काउंसलर अगर बायस्ड होगा ना बेटे, तो वो उस बंदे का नुकसान ज़्यादा करेगा। फॉर एग्जाम्पल, राजा गिद्ध पढ़ा हुआ आप लोगों ने? एक तो पढ़ते नहीं हैं आप लोग। हम में से बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की ऐसी कंडीशंस का फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं किसी भी तरीके से। माली तौर पर, जिस्मानी तौर पर, जहनी तौर पर दूसरों का फ़ायदा उठाना शुरू कर देते। दिस इज़ कॉल्ड कि आप उसके साथ डिसऑनेस्टी कर रहे हैं। आप डिसऑनेस्टी करते हैं। जब कोई शख्स आपके पास डिप्रेशन के हालात में आता है ना, वो बड़ा क्या कहते हैं उसको, वो एक किस्म का एक शिकार होता, जिसका एक आम इंसान शिकार कर लेता है। लेकिन एक काउंसलर से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि वो उसके उस वीक टाइम का फ़ायदा उठाए और उसको किसी तरीके से अब्यूज़ या मिसयूज़ कर सके। तो ये जो एथिकल प्रिंसिपल्स हैं, एथिक्स आर सम प्रिंसिपल्स जिसमें जो कि एक प्रोफेशनल अपने सामने रखता है वाइल प्रैक्टिसिंग हिज थेरेपी। तो आई होप मेरे बच्चा कि आप लोगों को ये बात समझ आई। एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हर 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 प्रोफेशन के अंदर एथिक्स इन्वॉल्व है। तो जिसको आप प्रोफेशनल एथिक्स कहते हैं, ये बाइंडिंग्स होती हैं किसी भी प्रोफेशनल के ऊपर कि आप इस चीज़ से बाहर नहीं जाएंगे। आप उसकी सिक्योरिटी का ख्याल रखेंगे, आप उसकी इंफॉर्मेशन का ख्याल रखेंगे, आप उसकी रिस्पेक्ट का ख्याल रखेंगे, आप उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आप ऑनेस्ट रहेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें एथिकल प्रिंसिपल्स कहलाते हैं। इसके अलावा आप इसके बगैर आप ये चीज़ें प्रैक्टिस नहीं कर सकते काउंसलिंग को। आगे ज़रा देखिए काउंसलर की क्वालिटीज़, ये वही मुझे ये अच्छी लगी थी स्लाइड जिसमें इसने लिखा गुड काउंसलर। टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास, ऑब्जेक्टिवली आंसरिंग क्वेश्चन, सवाल का जवाब वही दें जो सवाल पूछा गया, लंबी कहानी करने की जरूरत नहीं होती। ऑब्जेक्ट, जिस चीज़ के बारे में सवाल किया गया उस सवाल का एग्जैक्ट जवाब दीजिए, अपने तजर्बे से नहीं, अपनी इंफॉर्मेशन से। आपका तजर्बा गलत हो सकता है, लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन जो है हो सकता है वो गलत ना हो। बिल्कुल इसी तरीके से डिमॉन्स्ट्रेटिंग प्रोफेशनलिज्म, अपने आप को प्रोफेशन जाहिर करें। कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जर्वेंट, अनबायस्ड, नॉन जजमेंटल। ये नॉन जजमेंटल से मुराद क्या है? हम में से बहुत सारे जो हम घरों में या दोस्तों यारों में एक दफ़ा एक दूसरे को हेल्प आउट कर रहे होते हैं, वो जजमेंटल बेसिस पे कर रहे होते हैं। लेकिन एक अच्छा काउंसलर नॉन जजमेंटल होता है। नॉन जजमेंटल ये कि किसी को बारे में अंदाजे नहीं लगाना कि ये इसको ये मसला है, इसका मतलब है कि ये इसका प्रॉब्लम है। यू कांट जज। सेंसिटिव, एम्पैथिक होना चाहिए, एम्पैथेटिक होना चाहिए। अपने आप को दूसरे की पोजीशन में रखें और उसकी पोजीशन को समझने की कोशिश करें। जब आप अपने आप को उस बंदे की जगह पर रखते हैं तो आपको समझ आता है कि ये और सोल्यूशन जिसके पास क्या हो सकती हैं। अच्छी लिसनिंग होनी चाहिए। लेट द पेशेंट मेक डिसीजंस, ओपन माइंडेड, रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ द पेशेंट। बड़ी खूबसूरत बातें हैं ये, अगर आप काउंसलिंग के तौर पर इनको समझना चाहिए। काउंसलर के बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बच्चे। आई होप आपको समझ आ रही है। आई एम गोइंग अ बिट टू फास्ट क्योंकि टाइम ख़त्म होने वाला है। अगर आपको कोई यस सवाल हो सर। तो अगर कोई सवाल हो तो प्लीज़ यू कैन ऑलवेज आस्क। ये काउंसलर की कुछ और क्वालिटीज़ का जिक्र किया गया। इमोशनल इंसाइटफुलनेस, आप लोगों के इमोशंस को समझ सकते हो। लोगों के इमोशंस का ख्याल, तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो बजाय ये कि तुम्हें गुस्सा क्यों आता है,
तुम गुस्सा क्यों करते हो, तुम गुस्सा करना छोड़ दो। इस किस्म की बातों के बजाय ट्राई टू फाइंड आउट कि उसके इमोशनल ट्रिगर्स क्या हैं, वो किन किन चीज़ों से ट्रिगर होता है उसके इमोशंस, उन चीज़ों को एड्रेस करें रादर कि उस पेशेंट में फॉल्ट फॉल्ट मालूम करें। ठीक है। इंट्रोस्पेक्शन, उसके अंदर झांकें, महसूस करें, देखें। कैपेसिटी फॉर सेल्फ डिनायल, सेल्फ डिनायल से लोगों को निकालने की कोशिश करें, एक्सेप्टेंस की तरफ लेकर आए। ये बड़े मजे की चीज़ है यार। आई विश कि हम इस सबको कर सकें, एबिलिटी टू लाफ। वो लोग जो हंसते नहीं है ना, लोगों, लाफ थेरेपी के बारे में आपने सुना होगा, लोगों को हंसने के बारे में बताएं। हंसना एक ऐसा इमोशन है, एक ऐसा आउटलेट है। प्लीज आप सब लोग जो है ना वो हंसा करें, हंसा करें उससे बहुत, वैसे ही हंस दिया करें, जस्ट फॉर द सेक ऑफ ट्रीटमेंट। जब आप हंसेंगे या हंसने जैसा मुंह बनाएंगे तो आपका माइंड जो है, आपका ब्रेन जो है वो आपके अंदर ऐसे एंजाइम सिक्रीट करता है जिससे कि आपकी पूरी बॉडी जो है वो बेनिफिट ले सकती है। ये इनको बेटा, ये रट्टे लगाने वाली चीज़ें हैं, इनको रट्टा मारे आप लोग। ठीक है। काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर ये 6 प्रोसेसेस हैं जिसके बारे में मैं चाहूँगा आप डिटेल से पढ़िएगा। दिस इज़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होता है? काउंसलिंग के प्रोसेस में सबसे पहले रिलेशनशिप बिल्डिंग है, कि आप किस तरीके से अपना रिलेशन कायम करते हैं। सबसे पहले कोई भी आपके पास आता है ना, आपने उसका ट्रस्ट गेन करना होता है। ट्रस्ट किए कि गेन किए बगैर वो शख्स आपकी कभी भी आपके साथ ओपन अप नहीं होगा। तो ट्रस्ट गेन करें, उसके बाद असेस और डायग्नोज करें। ठीक है। ये नीचे पता नहीं कौन सी लैंग्वेज लिखी हुई है, मुझे तो पता नहीं, फ्रेंच लिखी हुई है, लेकिन आप इसको किसी और फोरम पे जाके स्टडी करें, उसकी असेसमेंट करें, गोल्स बनाएं। अब गोल्स मैं नहीं बना सकता, गोल्स हमेशा मुझे अपने पेशेंट की मदद से बनाने होंगे, कि उसके क्या गोल्स हैं, पहले वो किस चीज़ को ठीक करना चाहता है, फिर वो किस चीज़, लेट द पर्सन डिसाइड ऑन हिज ओन। डू नॉट डिसाइड फॉर हिम। आप काउंसलिंग कर रहे हैं, काउंसलिंग में आपने उसके ऊपर हावी नहीं होना, बल्कि उसको मौका देना है कि सिर्फ वो बात कर सके। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आप उसको इंटरवीन करते हैं, कि एरियाज आइडेंटिफाई करते हैं किस किस जगह पर ज़्यादा प्रॉब्लम है, घर में प्रॉब्लम है, मार्केट में प्रॉब्लम है, फ्रेंड्स में प्रॉब्लम है, उन चीज़ों को एड्रेस किया जाता है। देन वी हैव गॉट, फिर आपके पास एक टर्मिनेशन भी है ना, कि जब हम ये कर लेंगे तो हम टर्मिनेट, एक एंड पॉइंट ज़रूर होना चाहिए। ये नहीं कि काउंसलिंग शुरू हुई है तो सारी उम्र काउंसलिंग ही होती रही है। आप उसका एंड पॉइंट रखते हैं कि ये हमने काम इतने दिनों में करना है, आपके पास 2 वीक्स हैं, 3 वीक्स हैं। और अगर वो नहीं कर रहा तो यू कैन ऑलवेज से थैंक यू। आप उसको ड्रैग ऑन ना करें। अगर आप ड्रैग ऑन करेंगे तो यू विल बी डूइंग अनजस्ट टू हिम एंड योर सेल्फ। और उसके बाद रिसर्च भी करें और मटेरियल्स भी पढ़ें, अपने आप को एजुकेट रखें कि इस किस्म के जो नए नया लिटरेचर आ रहा है उसके बारे में आपकी आगाही होनी चाहिए। इट्स अ वेरी गुड टॉपिक व्हेन इट कम्स टू दिस प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग के प्रोसेस में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। बाज़ औक़ात आपने लफ्ज़ सुना होगा फैमिली थेरेपी। अब फैमिली थेरेपी से मुराद ये है कि एक इंडिविजुअल को एड्रेस नहीं करना, बल्कि पूरी की पूरी फैमिली को एड्रेस करना है। अगर एक बच्चे का बिहेवियर डिसऑर्डर है तो बिहेवियर डिसऑर्डर को तो आप ठीक कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ साइकोथेरेपी, लेकिन जो फैमिली काउंसलिंग है उसके अंदर आप फैमिली को काउंसिल करेंगे, खाली बच्चे को ठीक नहीं करना। बच्चे को जो बिहेवियर प्रॉब्लम्स है वो फैमिली के अंदर मौजूद ट्रिगर्स की वजह से हैं। उन ट्रिगर्स को आपने रूल आउट करना पड़ता है। उन ट्रिगर्स को रूल आउट करने के लिए माँ को अलहदा बिठाना है, बाप को अलहदा बिठाना है, फैमिली को अकेला इकट्ठा बिठा के और उनको एक दूसरे के साथ ओरिएंट कराना है। इससे बहुत फर्क पड़ता है, बिकॉज दिस इज़ अ पार्ट ऑफ फैमिली थेरेपी। यही, आपका बच्चा हेयरिंग एड नहीं यूज़ कर रहा, आपका बच्चा जो है एकेडमिक्स में पुअर है, आपका बच्चे के अंदर बिहेवियर डिसऑर्डर्स हैं, आपका बच्चा एडिक्ट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यू नीड टू डू द फैमिली थेरेपी। क्योंकि एडिक्शन के पीछे एक रीज़न होगा, उस रीज़न को जब तक आप वर्कआउट नहीं करेंगे, आपकी कोई भी साइकोथेरेपी या वो जो दूसरी काउंसलिंग है वो कभी भी इफेक्टिव नहीं होगी। लिहाजा यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इसमें सबका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जो मैं चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था सबसे आखिर में, वो है ये वाली। ये बेटे कुछ और है। ठीक है, दिस डजेंट रिलेट आवर टॉपिक, लेकिन मुझे ये बड़ी अच्छी चीज़ नज़र आई जिससे मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब लोग मुस्तफ़ीद हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसके अंदर ना हैप्पीनेस के 4 असूल बताए गए हैं, जिसमें कि ये चार आपके
हैं हार्मोन्स जो कि आपके अंदर ये सारी चेंजेस लेकर आते हैं। डोपामाइन है। अगर आपने खुश रहना है ना तो 7 से 9 घंटे की नींद पूरी करें। ये अब उन पेशेंट्स को भी आप बता सकते हैं, वैसे मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ। नंबर 1। नंबर 2, ऑक्सीटोसिन। आप इबादत करें, एक्सरसाइज करें, किसी के साथ फिजिकल इंटैक्ट में रहें। ये आपके अंदर हैप्पी हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है। सेरोटोनिन। शुक्र अदा करें, अपनी खुशियों को इकट्ठा करके रखें। हर वक्त अगले कि फलानी खुशी आएगी, फलानी खुशी आएगी तो मैं खुश होऊंगा, इतने करोड़ का इनाम निकलेगा तो मैं खुश होऊंगा। ओ भाई, जो आज खाना खाया उसके लिए भी थैंक यू करें। दैट इज कॉल्ड सेरोटोनिन। सेरोटोनिन। और चौथा है एंडोर्फिन, जो कि आपकी हॉबीज के जरिए, डांसिंग बहुत अच्छी एक्टिविटी है, सिंगिंग है, रिक्रिएशन है, वॉक है, ये सारी की सारी। ये मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ? आई एम जस्ट ट्राइंग टू काउंसिल यू। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है एग्जाम्स का, फीसों का। अब एक तरफ आप खुश हैं कि मिड ख़त्म हो गया, दूसरी तरफ आपकी टेंशन है कि अगली फ़ी जो है वो ड्यू होने वाली है। एक तरफ आपको खुशी है कि चलो आज की क्लास ख़त्म होने वाली है, लेकिन साथ ही आपको ये लग रहा है कि यार अगला हफ्ता शुरू होने वाला है। बहुत सारी चीज़ें हम अब बैक वक्त जो हैं वो एंटरटेन कर रहे होते हैं ज़िंदगी के अंदर। आप बराए मेहरबानी इन चार जो आपके क्या कहते हैं यार, इनका नाम क्या था, मैं भूल गया। इनके लिए ज़रूर एक्टिविटी करें। हैव अ पेट। एक पेट रख लें। आप वॉक कर लें। यू सिंग अ सॉन्ग, यू वॉक, यू गो आउट। लेयर एक्टिविटीज़ करें, रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ करें, ताकि ये आप इस चीज़ से बाहर निकलें। अपने आप को एक चीज़ में अगर आप एंगेज करेंगे, इबादत 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 इबादत, भाई एक लिमिट तक है, उसके बाद तो इबादत आपके लिए बोर्डम बनना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से फिजिकल एक्टिविटीज काफ़ी नहीं है। फिजिकल एक्टिविटीज के साथ इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज। खाली जिम जाने से आप खुश नहीं होंगे जब तक आप सदका खैरात नहीं करेंगे, जब तक आप किसी अननोन बंदे के साथ कोई ऐसा रिलेशन नहीं करेंगे जिससे आपको दिली खुशी महसूस हो। सो प्लीज़, दिस इज़ वन मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू जो कि आपने लेना है और कोशिश करनी है कि अपने ऊपर इनको अप्लाई करना है। डू वी हैव एनी क्वेश्चंस, बिकॉज इट्स टाइम? डिड यू एंजॉय द क्लास टुडे? यस Yes, सर। sir. Thank you so much. The lecture was really, really nice सर and enjoyable. ये वाली स्लाइड बहुत अच्छी बनी हुई है। बस आपने ना ये अपने ऊपर अप्लाई करना बेटा। अगर तुम लोग खुश हो ना तो फिर हम लोग कामयाब हैं। ओके सर। अपने आप को हलकान मत करें चीज़ों के पीछे। थिंग्स कम एंड गो। वी वर born एंड वी विल डाई, बट ट्राई टू लिव अ गुड लाइफ। डू इट फॉर अदर्स। दूसरों के लिए करें, चैरिटी करें, हार्ड वर्क करें। दैट विल मेक यू लिव लॉन्ग, दैट विल मेक यू हैप्पी फॉर नो रीज़न। तो दूसरों को अनकंडीशनल सपोर्ट करें, प्यार करें, अपनी ज़ात से बाहर निकलें।